अच्छा ये है चैप्टर नंबर 27 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इन अ ब्लड फ्लो एंड देयर कंट्रोल। अब जो चैप्टर नंबर 27, 28 और 29 है ना, ये तीनों बहुत कंसेप्चुअल हैं, तो मैं इनको वीडियोग्राफिकली समझा देता हूँ। और इन तीनों चैप्टर में ना यूरिन फॉर्मेशन का बताया हुआ है। यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। 28 में यूरिन फॉर्मेशन के अगले जो स्टेप है 29 में बताया कि कंसनट्रेटेड यूरिन कैसे बनता है। अब जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है ना, अब सबसे पहले ये हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता क्या है, इसका मतलब होता है ब्लड की फिल्ट्रेशन जब वो ग्लोमेरुलर कैपिलरी से पास करता है। पहले तो आप लोगों को यहाँ से ये बताना चाहिए। उसके बाद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की डेफिनेशन ये होती है टोटल क्वांटिटी ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट विच इज़ फॉर्म्ड इन बोथ किडनीज इन ऑल नेफ्रॉन्स, यानी कि जो दोनों किडनीज के नेफ्रॉन में हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा है उससे कहते हैं GFR। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। टोटल क्वांटिटी ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन ऑल नेफ्रॉन्स ऑफ बोथ किडनी इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसकी वैल्यू होती है 180 लीटर पर डे, यहाँ पे 125 ml पर मिनट। आगे बताओ कंपोजिशन ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होती है। जो कंपोजिशन होती है वो सेम होती है प्लाज्मा के इक्वल। उसमें दो नई चीज़ें नहीं होती, एक उसमें RBC नहीं होते, दूसरे उसमें प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होते। प्लाज्मा से दो चीज़ों में डिफर करती है, बाकी प्लाज्मा जैसे ही कह सकते हैं। ठीक है, आगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हमारे पास 20% इनर प्लाज्मा फ्लो होता है। हमारे पास MCQs के लिए कि 20% होता है इनर प्लाज्मा फ्लो का। उसके बाद आगे बताया कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होता है। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन हमारे पास होता है फ्रैक्शन ऑफ द इनर प्लाज्मा फ्लो दैट इज फिल्टर्ड। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ द इनर प्लाज्मा फ्लो दैट इज फिल्टर्ड, इसे कहते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। इसकी वैल्यू निकालने के लिए करते हैं GFR पर इनर प्लाज्मा फ्लो। GFR की वैल्यू होती है 125 ml पर मिनट और रीनल प्लाज्मा फ्लो होता है 650, तो डिवाइड को 0.19, 20% आपका आंसर आता है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। अब जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन है वो बाकी कैपिलरीज जो बॉडी में डिफरेंट होती है कि बाकी तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं ना कि एंडोथीलियम और आ गई और दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई, लेकिन यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ें आएंगी, एंडोथीलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और साथ में आते हैं पोडोसाइट्स। ठीक है, पोडोसाइट्स की अलग अलग क्लियर होगी। लेयर ऑफ द एपिथेलियल सेल जिसे कहते हैं पोडोसाइट। तो इस तरह से ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन बनती है। अब ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन की स्पेसिफिसिटी क्या होती है कि वो प्लाज्मा प्रोटीन को अपने अंदर से पास नहीं करने देती। उसकी रीज़न यहाँ पे कि इसमें हमारे पास नेगेटिवली चार्जेस हैं। ठीक है, फिक्स नेगेटिव चार्ज हैं जो कि हिंडर करते हैं पैसिव प्लाज्मा प्रोटीन को। जो हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसमें हमारे पास ग्लाइकोकेलिक्स होता है, प्रोटियोग्लाइकन होते हैं और वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज होते हैं ताकि वो रिपेल कर सकें प्रोटीन्स को अंदर आने से। नेक्स्ट पेज पे आएँ तो इन्होंने बताया होगा कि जो कि हमारे पास फिल्ट्रेबिलिटी ऑफ स्लूट है वो साइज के बिल्कुल इन्वर्स में है। नेगेटिवली चार्ज लार्ज मालिक्यूल फिल्टर्ड लेस इजीली एंड पॉजिटिवली चार्ज मालिक्यूल ऑफ द इक्वल साइज, ये बिल्कुल सेम लाइन फॉर MCQs है दोनों लाइंस। ठीक है, मिनिमम चार्ज नेफ्रोपैथी में ये होगा कि हमारे पास जो होते हैं ग्लोमेरुलाई होते हैं वो मोर परमेबल हो जाते हैं प्लाज्मा प्रोटीन वगैरह के लिए, और इसमें हमारे पास फिर जो कि प्लाज्मा प्रोटीन होंगे वो पास कर सकते हैं थ्रू द किडनी, और जो हमारे पास बॉडी होती है उसमें एडीमा हो सकता है। ठीक है, ये आगे जाके हम दोबारा भी इसको पढ़ेंगे। यूजली प्रोटीनूरिया या एल्बुमिनूरिया होता है। पूछते हैं कि कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन जो एस्केप कर सकती है। इट इज़ द एल्बुमिन दैट कैन एस्केप, और एस्केप इसलिए करती है कि हमारे पास कोई किडनी डिजीज़ हो सकती है। मोस्टली किडनी डिजीज़ जो होती है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। आगे है कि डिटर्मिनेशन द GFR क्या होते हैं। ठीक है, जो GFR की एक इक्वेशन आपको आनी चाहिए, GFR इज इक्वल टू KF इंटू नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। और अब मैं GFR के जो कि KF इंटू नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है उससे पहले मैं एक चीज़ बताऊँ कि KF की अपनी डेफिनेशन क्या होती है। KF की डेफिनेशन होती है प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इंटू सरफेस एरिया फॉर द फिल्ट्रेशन। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 12.5 ml पर मिनट पर mmHg। ये वैल्यूज़ आपको साथ साथ याद करनी है चीज़ों की। अब जो कि GFR के डिटर्मिनेंट्स ना उसके लिए इस पूरी चीज़ को मैं फ्लो चार्ट में समराइज़ करता हूँ। एक होगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, दूसरा होगा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्लोमेरुलर कैपिलरी का बढ़ेगा तो GFR बढ़ेगी, वुमेन कैप्सूल का बढ़ेगा GFR इन्वर्स में जाएगी। कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर ग्लोमेरुलर कैपिलरी का बढ़ेगा तो GFR जो कि वो इन्वर्स में जाएगी, और अगर वुमेन्स कैप्सूल का बढ़ेगा GFR डायरेक्ट में जाएगी। KF इंटू नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, KF जो कॉफिशेंट है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को मेजर करना है। अब जो चीज़ें नेगेटिव में जा रही होती हैं डिक्रीज़ करी होती हैं इंक्रीज से, उनके आगे माइनस डालोगे, वैल्यूज़ को पुट करोगे, आंसर आ जाएगा पॉजिटिव 10 mmHg का। इसके अलावा जो इसके डिटर्मिनेंट्स होते हैं उनमें KF होता है, KF बढ़ेगा GFR बढ़ेगा। रेजिस्टेंस होती है एफरेंट आर्टियोल की रेजिस्टेंस अगर कम होगी तो GFR ज़्यादा होगा। ठीक है, ये इन्वर्स में चला जाएगा। एफरेंट आर्टियोल्स डायरेक्ट में RTA प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी इसको इन्वर्स में लेके जाएगा, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी इन्वर्स में लेके जाएगी। वैसोकंस्ट्रिक्शन बिल्कुल रेजिस्टेंस के साथ इंटरलिंक होती है, क्योंकि अगर वैसोकंस्ट्रिक्शन बढ़ेगी तो यानी कि वैसोकंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि अगर कंस्ट्रिक्ट कर दिया है तो जो रेजिस्टेंस होगी वो भी हमारे पास उस जगह की बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर वैसोकंस्ट्रिक्शन इफरेंट होगी यानी कि जो कि इफरेंट की रेजिस्टेंस वो इंक्रीज़ किया तो GFR होगा वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, और एफरेंट के साथ बिल्कुल इन्वर्स में चलेंगे। तो ये इसकी डिटर्मिनेंट्स हैं कुछ। ठीक है, अब नेक्स्ट इन्हीं डिटर्मिनेंट्स को ना अगर को रिलेट किया जाए पैथोलॉजीज़ के साथ तो वो आगे इन्होंने बताया होगा इस डायग्राम में, तो यहाँ से देख लेना है।
ठीक है, कि KF और GFR के क्या इंटरलिंक्स आ रहे हैं, तो यहाँ से पता लग जाएगा। अब आगे उन्होंने पूरा इसी को समझाया हुआ है सारा। इसको वैसे चार्ट में कर लो तो वो ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू इतना थ्योरेटिकली याद करना। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, तो हम ये जो कि टेबल है मैंने बताया नेफ्रोपैथोलॉजी, इसको देख लेना है। आगे रीना ब्लड फ्लो का बताया, जो किडनी में जो कि हमारे पास ब्लड रिसीव होता है ना आर्टरीज के थ्रू, वो 1100 ml पर मिनट होता है, या फिर 22% होता है कार्डियक आउटपुट का। दिस इज़ योर MCQ, इसको याद रखना है। आगे रीना ब्लड फ्लो के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं और GFR के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, उनको देखना है। दो तरह के हमारे पास फिजियोलॉजिकल कंट्रोल होता है, एक होता है एक्सट्रिंसिक और एक होता है इंट्रिंसिक। पहले एक्सट्रिंसिक की बात करें तो सिम्पथेटिक स्टिमुलेशन से और हार्मोनल या फिर ऑर्टिकॉइड कंट्रोल है। जो सिम्पथेटिक स्टिमुलेशन से होता है, अगर हमारे पास हाई सिम्पथेटिक स्टिमुलेशन हो रही है, हाई रेट की, हाई यानी कि स्ट्रेंथ की, तो उससे हमारे पास सिम्पथेटिक नर्व्स एक्टिवेट होती हैं। सिम्पथेटिक नर्व होती हैं वो वैसो कंस्ट्रिक्शन करा देंगी एफरेंट आर्ट्रियोल की, जिसकी वजह से हमारे पास GFR होगा और ब्लड फ्लो होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, आगे हार्मोनल फैक्टर, हार्मोनल फैक्टर के लिए टेबल है। कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि GFR को डिक्रीज़ करते हैं, कुछ इंक्रीज़ करते हैं। जो डिक्रीज़ करने वाले हैं वो है नॉर एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन, और साथ में आता है एंडोथेलिन। एंजियोटेंसिन उसके फॉल को उसको प्रिवेंट करता है, ब्रेक उनको नीचे गिरने से। ठीक है, एंडोथेलियल ड्राइव न्यूक्लियोसाइड और साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, वो उसको इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, अब इंक्रीज़ करने का मैकेनिज्म क्या है, अगर आपसे पूछ लें तो आप लोगों ने लिखना है, इसको इंटरलिंक करना है रेजिस्टेंस ऑफ द एफरेंट और इफरेंट आर्टियोल के साथ। अगर ये GFR को कम करें, इसका मतलब यह है उन्होंने एफरेंट आर्टियोल की रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया। तो रेजिस्टेंस ऑफ एफरेंट आर्टियोल को बढ़ा दिया, उसकी उन्होंने क्या कराई, उन्होंने वैसो कंस्ट्रिक्शन करा दी, और इन्होंने जो कि एफरेंट आर्टियोल की रेजिस्टेंस थी उसको कम कर दिया। अब जो एंजियोटेंसिन 2 है उसका पूरा मैकेनिज्म आपका यानी कि SCQ है, तो उसको मैं एक चार्ट में बताता हूँ। जो एंजियोटेंसिन 2 होता है ना, ये हमारे पास काम ऐड करता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल पे, थिक असेंडिंग पोर्शन पे, डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे और कॉर्टिकल कलेक्टिव ट्यूब्यूल पे। ये एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को भी प्रमोट करता है और एल्डोस्टेरोन ऐड करता है कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से डक्ट पे। आगे जाके कंस्ट्रक्शन कराता है इफेंट आर्ट्रियोल की, वहाँ पे ना ट्यूबुलर अब्जॉर्प्शन बढ़ती है और कोलाइडोस्मोटिक प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है। कोलाइडोस्मोटिक प्रेशर वो वाला इंक्रीज होगा जो कि हमारे पास फैसिलिटेट करेगा GFR को इंक्रीज होने में। ठीक है, यानी कि कोलाइडोस्मोटिक प्रेशर जो इंक्रीज होगा वो इंक्रीज होगा हमारे पास बोमेंस कैप्सूल का। और डायरेक्ट इफेक्ट इसका आता है सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप पे, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज पे। इन पंप का काम ये होगा कि हमारे पास ये एल्डोस्टेरोन के फंक्शन को यानी कि इनहेंस करेंगे। ठीक है, अब आगे ये बता दिया। अब आगे ओवरऑल इफेक्ट इन सब का क्या होगा, हमारे पर रिटेंशन साल्ट एंड वाटर की इंक्रीज सेफ होगा, वॉल्यूम होगा, ब्लड प्रेशर और RTL प्रेशर होगा वो भी इंक्रीज होगा, और GFR भी इससे इंक्रीज होता है एंजियोटेंसिन से। ठीक है, तो ये एंजियोटेंसिन हो गया, यानी कि प्रिवेंट करता है हमारे पास GFR को फॉल डाउन होने से। तो ये आपका एंजियोटेंसिन का रोल है और ये SCQ है। बाकियों का आपको जितना मैंने बताया उतना पता होना चाहिए। ये टेबल आपसे पूरा भी पूछ सकते हैं, इनुमरेशन का पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी पूरा यानी कि है, इनकी आपने हेडिंग्स देख लेनी है, टेबल से कर लेना, वहाँ से हो जाएगा। आगे आपके पास इंट्रिंसिक मैकेनिज्म आता है। जो इंट्रिंसिक मैकेनिज्म है उसमें हमारे पास होगा ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक रिफ्लेक्स, और साथ में होगा ऑटो रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब उसमें मैक्यूलर डेंसा का रोल आता है। ठीक है, उसको देख लेना कि मैक्यूलर डेंसा का रोल कैसे आ रहा है। अब यहाँ पे ये होता है कि यह ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक या ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर बैलेंस है, उसको देखते हैं। अगर एफरेंट आर्टियोल्स में RTL प्रेशर कम है तो GFR ग्लोमेरुलर हाइड्रोसिटी प्रेशर कम होगा, GFR कम हो जाएगा। मैक्यूलर डेंसा होगा, सोडियम क्लोराइड को सेंस कर लेगा। मैक्यूलर डेंसा क्या होता है, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा, जहाँ पे थिक असेंडिंग पोर्शन खत्म हो रहा होता है, वहाँ पे हमारे पास एक प्लैग होता है एपिथेलियल सेल का, उसको बोलते हैं मैक्यूलर डेंसा। मैक्यूलर डेंसा सोडियम क्लोराइड को से की लेस होने को सेंस करेगा, जो ऑक्सीजन ग्लोमेरुलर सेल उसके पास होंगे वो रिलीज करेंगे रेनिन को, यानी एंजियोटेंसिन 2 को। एंजियोटेंसिन 2 एफरेंट आर्टियोल की रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देगा ताकि GFR इंक्रीज हो सके। डायरेक्ट इफेक्ट होगा कि एफरेंट आर्टियोल की रेजिस्टेंस को कम कर दे। ठीक है, ये पूरा और साथ में डायग्राम है जोक्स्टा ग्लोमेरुलर प्रेटस की, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है यहाँ से। ठीक हो गया। आगे जो आता है वो हमारे पास दो चीज़ें और आती हैं। मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन क्या भी थी, ये भी एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म में आती है। मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन का मतलब ये है जब हमारे पास RTL प्रेशर ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, हमारे पास स्ट्रेच होता है वेसल वॉल का। वेसल वॉल के स्ट्रेच होने की वजह से जो कि वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है वो ओपन होते हैं। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होंगे तो इंक्रीज कैल्शियम की वजह से हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ वेजल होगी और इन्हें ब्लड फ्लो GFR हो जाएगा वो कम हो जाएगा। ये है मायोजेनिक कंट्रोल। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जब हमारे पास ब्लड प्रेशर और RTL प्रेशर ज़्यादा है तो उसको अब कम करना है। उसको कम करने के लिए जो मायोजेनिक रोल हो रहा है वो ये हो रहा है कि वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, और वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होने की वजह से वैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ वेसल होती है, रीनल ब्लड फ्लो GFR होता है कम होता है। ठीक है, अगला प्रोटीन इंजेक्शन और हाइपरग्लाइसीमिया का रोल होता है कि उसमें हमारे पास GFR बढ़ के जाती है। प्रोटीन इंजेक्शन होगी, अमाइनो एसिड ज़्यादा होंगे, प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर ट्यूब्यूल में अमाइनो एसिड की रिडॉप्शन ज़्यादा होगी, तो प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सोडियम क्लोराइड की रिडॉप्शन ज़्यादा होगी। मैक्यूलर डेंसा में सोडियम क्लोराइड होंगे वो कम हो जाएगा। एफरेंट आर्टियोल की रेजिस्टेंस होगी डायरेक्ट वही जो कि हमारे पास ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर बैलेंस होगा दोबारा एक्टिवेट होगा। और अगर हाइपरग्लाइसीमिया है तो उसमें ग्लूकोज होगा, अगर ग्लूकोज बॉडी कंटेंट में ज़्यादा होगा तो आगे क्या होगा, ग्लूकोज की प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, तो उससे फिर सेम यही सारा चलेगा मेथड और इससे GFR जो कि होगी इंक्रीज़ हो जाएगा।
लास्ट बट नॉट लीस्ट इस चैप्टर में एक टेबल और भी एमसीक्यूज़ के लिए है कि एजिंग में हाई डेंसिटी में तो किन चीज़ों में जीएफआर इन ब्लड फ्लो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। तो इनमें एक ही का डिक्रीज़ बताया कि एजिंग में आरबीएफ यानी कि इन ब्लड फ्लो और जीएफआर डिक्रीज़ हो रहा है। और साथ में क्लिनिकल पॉइंट एक याद रखना, डायबिटीज मेलाइटस में कंसंट्रेटेड यूरिन होता है, डायबिटीज इंसिपिडस में डाइल्यूट यूरिन होता है। तो दिस वॉज द चैप्टर नंबर 27। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, ऐसी क्विक रिवीजन है ये, क्विक रिवीजन सीरीज़ में दिस चैप्टर इज़ नाउ कंप्लीटेड।